दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बीएससी फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट। अब आप देख ही सकते हो कि बाजार में तो अच्छी खासी तेजी बनी है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर आज दबाव में था। और दूसरी तरफ देखें तो रेलवे बजट को लेकर जो अपेक्षाएं थी, उतना शानदार बजट में इस बार कैपेक्स नहीं बढ़ाया गया और इसका भी कुछ असर देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अनाउंसमेंट की है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है आईआरएफसी के लिए। अब आईआरएफसी जो रेलवे सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, एक तरह से इसका मोनोपोली बिजनेस है और अब कंपनी मजबूती से आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि इसके पीछे कुछ बड़ी रीज़न है। अब यहाँ पर रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। तो क्या इस समय आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करने का ये बिल्कुल सही मौका है, या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 72,076 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 431 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.60% तेजी पर क्लोज दी है बीएसई सेंसेक्स ने। काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 10,200 के स्तर पे 0.30% की गिरावट थी। तो भले ही बाजार में शानदार तेजी हो, लेकिन आज फाइनेंशियल सेक्टर में दबाव का माहौल बना और इस वजह से यहाँ पे आईआरएफसी में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 172 पर, क्लोजिंग थी देख लो कि कल की 169 के आसपास। इंट्राडे में 175 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव देखने को मिला, क्योंकि इस सेक्टर साथ नहीं दे रहा था आज। तो इसने 167 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 168 के आसपास रही, जहाँ पे 0.65% की गिरावट देखने को मिली। बड़ी गिरावट तो नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे लोग अभी भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, एक बड़ी तेजी के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले एक महीने में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, करीब 67% का शानदार रिटर्न दिया है। 100 के आसपास स्टॉक था, इस समय 168 तक है और ये 190 को पार करके आया है। यानी एक महीने से कम वक्त में इसने लोगों के पैसे को डबल किया है। काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। और पिछली बार भी ऐसे होता है कि बजट के ऐलान के बाद में स्टॉक थोड़ा सा नरमी में आया था, तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ दबाव देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर आप है और आपकी खरीदारी भी अगर 60-70 रुपये के आसपास है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर नीचे लेवल से आपको खरीदारी का मौका मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक को बिल्कुल ना छेड़े, क्योंकि अभी ये बहुत ऊपर जाने को तैयार है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 25 जनवरी को स्टॉक 173 के आसपास था, जहाँ पे 1.1% की तेजी बनी। 29 जनवरी की बाद में क्लोजिंग 170 के आसपास, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई। और 30 जनवरी की बाद में क्लोजिंग 166 के आसपास, जहाँ पे 2.5% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 31 जनवरी की बात करें तो बजट के पहले स्टॉक ने कमाल किया, 175 पर पहुँच गया 5.1% की शानदार तेजी के साथ। और फिर 1 फरवरी को वापस इसमें गिरावट हुई, कल 169 के आसपास आया 3% की गिरावट के साथ, और लगभग आज भी 1% के आसपास की गिरावट है। अब यहाँ पे देखो, जो अपेक्षा रखी गई थी, मार्केट एक्सपर्ट का मानना था कि इस बार बजट और तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है रेलवे का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मामूली सी बढ़ोतरी की गई, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई। तो देख सकते हो कि इस बार 2.55 लाख करोड़ का बजट रखा गया रेलवे के लिए, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.4 लाख करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे लगभग 5% के आसपास की ही वृद्धि की गई बजट में, जबकि जो एनालिस्ट है उनका मानना था कि करीब 10% से ज़्यादा एलोकेशन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है बजट को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इससे थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो जो सरकार का बड़ा फैसला है वो इस सेक्टर को बहुत सारी मजबूती प्रदान कर सकता है। रेलवे आने वाले समय करीब 40,000 नए अब एक कोच बनाने जा रही है वंदे भारत के स्तर के, यानी वंदे भारत ट्रेन के लिए नए 40,000 कोच बनेंगे। और इसकी घोषणा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट के दौरान की है। इसके अलावा देख सकते हो कि फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए भी सरकार ने अनाउंसमेंट कर ली है। रेलवे कॉरिडोर के अलावा 3 और अलग अलग रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आप देखें तो एनर्जी सीमेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल सीमेंट और कोयले के जो सेक्टर से, जो वहाँ पे खदान से कोयला निकलता है, उसको लेके जाने के लिए, फैक्ट्री तक लेके जाने के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा, और देख सकते हो कि ट्रेन के माध्यम से सारी कनेक्टिविटी दी जाएगी हर पोर्ट के लिए। तीसरा, एक हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये उन रेल मार्गों के लिए बनेगा जिन पर ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उसको मैच करने के लिए यहाँ पे एक और कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो इस तरह से देखें तो ये 3 कॉरिडोर नए बनने वाले, जिससे बहुत सारा खर्च होने वाला है रेलवे के लिए। ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है।
और इसके अलावा आने वाले समय मेट्रो की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो नई वंदे भारत मेट्रो भी आएगी और साथ में नमो भारत है जो इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो नई जो देखो वंदे मेट्रो और साथ में नमो भारत, ये नई ट्रेनें और शुरू होगी। इसके अलावा ऑलरेडी पहले से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन शुरू कर दी गई है। तो आने वाले समय जितनी पुरानी ट्रेनें जो हमारे अलग अलग ट्रैक पे चली वो सारी की सारी आउटडेटेड होने वाली है। उसकी जगह पे वंदे भारत, इसके अलावा नमो भारत और वंदे मेट्रो और इसके अलावा अगर आप देखें तो अमृत भारत ये जगह ले लेंगे। ऐसे में आप देखें तो रेलवे में बहुत सारा खर्च होने वाला है। इसके अलावा देखें तो इंडिया में मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा ऑलरेडी G20 के दौरान की गई थी और ये कॉरिडोर आने वाले समय भारत और दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इसको भी लेकर सरकार आगे बढ़ने वाली है। सबसे जो बड़ी बात है कि जो रेलवे पट्टी बिछाने का काम है लगभग वो स्पीड दुगुनी हो चुकी है। आप देखें तो 2014-15 में जब इस सरकार बनी थी उस समय 1545 किलोमीटर एक साल के हिसाब से रेलवे ट्रैक बिछाई जाती थी, लेकिन अब 2021-22 की बात करिए 2907 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से हो चुका है। पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2014 से लेकर 2023 तक की बात करें तो 37,011 किलोमीटर का यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और इससे पहले 2006 से लेकर 14 तक देखें तो ये मात्र 4,698 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से था। तो देख सकते हो कि इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लगभग सभी ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगा। और देख सकते हो कि सरकार भी नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे अमल कर रही है। तो ऐसे में रेलवे के लिए सारी पटरियों को इलेक्ट्रिफिकेशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा देखें तो आने वाले समय में ट्रैक भी डबल किए जाएंगे। रेलवे की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि IRFC में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। सबसे जो बड़ा है इसके लिए जो एक बड़ा ट्रिगर साबित हुआ तो कल से आप देखें तो ये MFI इंडेक्स में यहाँ पे देख लो कि लार्ज कैप में शामिल हो चुका है, यानी अब लार्ज कैप बन चुका है और 1 फरवरी से ये इंडेक्स का हिस्सा बन गया। तो अब आप समझ सकते हो कि आने वाले समय बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा। जो इन्वेस्टर सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं वैसे म्यूचुअल फंड अब यहाँ पे निवेश शुरू करेंगे, यानी फ्रेश नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा जिससे इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बिल्कुल बन रही है आगे। इसके अलावा अभी 15 फरवरी के आसपास देखें तो यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर भी शामिल हो जाएगा और उसका मतलब ये होगा कि करीब $15 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो वैसे मार्च से यह इंडेक्स के अंदर शामिल होगा, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट 15 फरवरी के आसपास हो जाएगी। तो कुल मिला के उसको एक बड़ा ट्रिगर और मिलेगा, यानी IRFC के लिए बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय मौका अच्छा है, खरीदारी करे, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। साथ में रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है 9 फरवरी 2024 इसकी डेट डिसाइड कर ली गई। तो फ्राइडे 9 फरवरी को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने पिछले दिनों किए, काफ़ी फंड प्रोवाइड किया है, लगातार इन्होंने बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज भी किया है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि इस स्टॉक के अंदर तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना। तो सुबह 9:15 पर 174 की प्राइस से 5,08,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 9:15 पर 174 की प्राइस से 2,88,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 9:24 पर 169 की प्राइस से 3,40,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:12 पर 169 की प्राइस से 4,38,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो फिर 12:30 पर 168 की प्राइस से 2,76,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 2:11 पर 170 की प्राइस से 2,67,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि बिकवाली काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बाजार क्लोजने के समय कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी हुई, इस वजह से बड़ी गिरावट नहीं हो पाई और ये इशारा है कि स्टॉक फिर से दौड़ सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि IRFC में निवेश करें। आने वाले समय इसको बहुत सारे फ्रेश ट्रिगर मिलेंगे, इसका रिजल्ट भी होगा। इसके अलावा यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होगा। ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।